हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। 2025 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर कैसा आएगा, प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे और मेरे प्यारे बच्चों पेपर का जो पैटर्न रहेगा 2025 की बोर्ड परीक्षा में वह कैसा रहेगा, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के द्वारा दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यह मॉडल पेपर आप जरूर तैयार कर लो क्योंकि इस मॉडल पेपर से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को मैं सॉल्व भी कराऊंगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनका आंसर भी आपको बताता चलूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और इसको शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और 2025 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने के लिए आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मैं जानकारी दे दूं, सामाजिक विज्ञान विषय कोड है सामाजिक विज्ञान का 932 और 825 जेसी कोड का यह मॉडल पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों यह मॉडल पेपर है, मॉडल अर्थात पेपर का जो है एक प्रारूप है कि पेपर का पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा, इस तरह का यह पेपर है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। समय आपको बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। सभी विषयों के पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना होगा आपको बोर्ड परीक्षा में। तो पहला निर्देश क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी जो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा इसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, 3 घंटे का समय बचेगा आपके पास पेपर को हल करने के लिए। अगला है निर्देश मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इनका उत्तर आपको कहां पर भरना है? OMR शीट में भरना है। जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इनका उत्तर आपको कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? OMR शीट में भरना होगा। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी ना करें। एक बार आपने OMR शीट में उत्तर अंकित कर दिया तब आपको उत्तर ना तो काटना है और ना ही उसमें व्हाइटनर आदि का प्रयोग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D। इसी तरह से 20 प्रश्न जो आएंगे उनके भी विकल्प होंगे A, B, C और D, यानी 4 विकल्प होंगे। अब मान लीजिए पहले प्रश्न के अंतर्गत विकल्प सही है A और आपसे जल्दबाजी में या B हो गया या C या फिर D हो गया, यानी आपने B, C या D में से कोई एक गोला काला कर दिया। बाद में आपको याद आ गया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, पहला प्रश्न जो है इसका A विकल्प सही था, मैंने B या C या D में से कोई एक कर दिया है। तो आप सोच रहे हैं क्या मैं इसको इस तरह से काट दूं या व्हाइटनर आदि का प्रयोग कर दूं? तो ऐसा बिल्कुल वर्जित है, ऐसा कुछ भी नहीं करना क्योंकि यहाँ पर निर्देश स्पष्ट है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है, ना इरेजर और ना ही व्हाइटनर आदि का प्रयोग करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। अगला है निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक भी उनके सम्मुख अंकित है। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है?
अगला निर्देश है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से मजबूती के साथ बांध दीजिएगा। अगला है निर्देश, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आप देखेंगे खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को, और इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी मित्रों में शेयर जरूर कर देना। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्देश दिया गया है, सेम इसी पैटर्न का पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा का, और प्रश्न भी इस मॉडल पेपर से 100% पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से, पहला है विकल्प 1790 ईस्वी में, दूसरा 1787 ईस्वी में, तीसरा 1788 ईस्वी में, चौथा 1789 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका उत्तर हो जाएगा सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, और यह आंदोलन मेरे प्यारे बच्चों क्या 1700, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 1930 ईस्वी में चलाया गया या फिर 1920 ईस्वी में। इन्हीं दोनों विकल्पों में से एक विकल्प सही है, और सही विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला, 1779 ईस्वी में यहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुई थी। इस फ्रांस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1930 ईस्वी में। ये दोनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन दोनों प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी। यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं, पहला है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, दूसरा 9 अप्रैल 1930 ईस्वी, तीसरा 8 नवंबर 1924 ईस्वी, और चौथा 10 फरवरी 1927 ईस्वी। तो चौरी चौरा में हिंसात्मक जो घटना हुई थी वह हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। यहाँ पर पहला ही विकल्प क्या है, सही है। प्रश्न चौथा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो पहला है विकल्प न्यूयॉर्क, दूसरा वाशिंगटन, तीसरा विकल्प जिनेवा, और चौथा विकल्प ऑस्ट्रिया। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी दे दूं, 1995 ईस्वी में, और यह कहाँ हुई थी, इसका उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। प्रश्न संख्या 5 वेरी इंपॉर्टेंट, गुलामगिरी का लेखक कौन था। विकल्प है पहला यहाँ पर ज्योतिबा फूले, दूसरा विकल्प है कैलाश बासनी देवी, तीसरा विकल्प रामास्वामी नयकर, और चौथा विकल्प डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो गुलामगिरी जो पुस्तक थी, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले जी। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प पहला है यहाँ पर पशु, दूसरा पौधे, तीसरा मछलियां, चौथा विकल्प चट्टाने। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे, अजैवीय संसाधन किसे कहते हैं, जैवीय संसाधन किसे कहते हैं। जैवीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो जीवित अवस्था में होते हैं, जिनकी वृद्धि होती है, जिनका विकास होता है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जीवित अवस्था में होते हैं और इनकी वृद्धि भी होती है, इनका विकास भी होता है। लेकिन जो अजैवीय संसाधन होते हैं, वह संसाधन कौन से संसाधन होते हैं,
इन ये ना तो जीवित अवस्था में होते हैं, ना ही इनकी वृद्धि होती है, ना ही इनका विकास होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग विकल्प में देख सकते हैं, पशुओं का विकास होता है। पशु भी जो है जीवित अवस्था में होते हैं, वृद्धि भी होती है। पौधों का विकास और वृद्धि दोनों होते हैं। यहाँ पर मछलियों का भी वृद्धि और विकास होता है, लेकिन जो चट्टानें होती हैं ये अजैवीय संसाधन है, क्योंकि ना तो ये जीवित अवस्था में है और ना ही इनकी वृद्धि और विकास होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अजैवीय संसाधन क्या है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, चट्टानें। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4 विकल्प हैं यहाँ पर, आप सभी लोग ध्यान देंगे। महाराष्ट्र राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? इसका उत्तर होगा चारों विकल्पों में से वन संरक्षण से संबंधित है। क्या? चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा जी। प्रश्न संख्या 9 है, कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों किस राज्य में? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम राज्य में। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा संसाधन है जो ऊर्जा का गैर परंपरागत संसाधन है? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। दिए गए विकल्पों में से मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या तांबा के लिए, या सौर ऊर्जा के लिए, या कोयला के लिए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों पेट्रोलियम के लिए? तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा यहाँ पर चौथा, पेट्रोलियम के लिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 का संबंध किससे है? दिए गए विकल्प हैं इस प्रकार से, पहला है जलवायु परिवर्तन से, दूसरा विकल्प है ओजोन क्षरण से, तीसरा विकल्प है वैश्विक तापन से, चौथा है विकल्प सतत पोषणीय संधारणीय, या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा संधारणीय विकास से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? विकल्प यहाँ पर चौथा ही सही है, सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या बाहरी व्यापार कहते हैं, या स्थानीय व्यापार, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या आंतरिक व्यापार? तो जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं आंतरिक व्यापार। हमारा देश भारत है और भारत देश में मान लीजिए गुजरात से उत्तर प्रदेश के मध्य कोई वस्तु खरीदी या बेची जाती है तो इस प्रकार के व्यापार को क्या कहेंगे? यह दोनों एक देश के राज्य हैं, भारत देश के राज्य हैं, और इन दोनों देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहा जाएगा? आंतरिक व्यापार कहा जाएगा। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। और जब मान लीजिए भारत देश से अमेरिका से या अन्य किसी देश से व्यापार होता है, कोई वस्तु खरीदी या बेची जाती है, तो इस तरह के व्यापार को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 14 है, बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम स्थित है कहाँ? यूरोप में। प्रश्न संख्या 15 है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में केंद्र शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है?
पहला है विकल्प केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, या एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, या धर्म का कोई स्थान नहीं होता, या सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? धर्म निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, सभी धर्मों की जो है बराबर वैल्यू होती है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 17 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है। यह विकल्प भी सही है। व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। यह विकल्प भी क्या है? सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? विकल्प का और खा दोनों। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से इसलिए अच्छी होती है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पर एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न संख्या 19 है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 मेरे प्यारे बच्चों है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने प्रश्न एक लिया था अभी इसी मॉडल पेपर में, जिसमें कहा था कि प्रश्न क्या था कि मेरे प्यारे बच्चों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर था जिनेवा में। और यह कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी में। यहाँ पर ये विकल्प सही होगा। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न खंड बाग के अंतर्गत और वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना होगा। पहला प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। और जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। अथवा में प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। चाहे आप उस प्रश्न का उत्तर लिखें या अथवा का करें, 4 नंबर आपको मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न में एक अथवा प्रश्न जरूर जुड़ा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है, आप लोग तैयार कर लेना। इस प्रश्न के उत्तर को अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। अथवा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इस कथन की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और अथवा में भी प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन की परिप्रेक्ष्य में, यानी इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की समीक्षा यानी संक्षेप में विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद के उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? विवेचना कीजिए। इसके बाद वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? प्रत्येक प्रश्न होगा 6 अंक का, जो 150 शब्दों का प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। अथवा में प्रश्न यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सत्याग्रह का क्या अर्थ है?
सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताएं। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है। इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 कुछ इस तरह का होगा, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। प्रश्न यहाँ पर अथवा में है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। कारण सहित उत्तर लिखिए। तो कुछ इस तरह के प्रश्न आएंगे, वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मानचित्र से संबंधित प्रश्न 9 का के अंतर्गत पूछा जाएगा। यहाँ पर 9 का के अंतर्गत है प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना होगा, जिसके लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। जैसे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1 नंबर का प्रश्न है। और आपको मानचित्र में नाम सहित दर्शाना होगा। कैसे दर्शाना होगा, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के आप देख सकते हैं 5 प्रश्न 9 का के अंतर्गत हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 5 प्रश्न 9 खा के अंतर्गत हैं, यानी कुल प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुल प्रश्न कितने हैं, 10 प्रश्न हैं मानचित्र से संबंधित 10 अंकों के। तो सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का 2025 की बोर्ड परीक्षा में। और 100% की गारंटी मेरी है कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगी। तो आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 2025 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।